हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। देखो, अब हम क्लास 11th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 का वीडियो 3 पढ़ने जा रहे हैं। ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम पढ़ने जाएंगे सेंसस मेथड और सैंपल मेथड। आपके एग्जाम में ये 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है और बहुत छोटी वीडियो में बहुत आसान तरीके से आप समझ जाएंगे कि सेंसस मैथड क्या होता है और सैंपल मैथड क्या होता है। ध्यान दीजिए क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 3 आता है बेटा। हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं बेटा वो कलेक्शन ऑफ डेटा का ही टॉपिक है। ये कलेक्शन ऑफ डेटा का ही वीडियो 1 वीडियो 2 हम पहले बना चुके हैं। वीडियो 3 है जिसके अंदर हम सेंसस और सैंपल मेथड पढ़ेंगे। सेंसस मेथड क्या है? जब हमें इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है तो हम दो तरीके से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, जिसमें पहला तरीका क्या है? सेंसस मेथड। मतलब आप हर एक पॉपुलेशन के पास, हर एक व्यक्ति के पास जाकर उनका नाम, उनका इनकम, ये सारी चीज आप नोट करके लाएंगे। सेंसस मेथड का ही मतलब होता है कि जितनी भी पॉपुलेशन है हर किसी के पास जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हमारा सेंसस मेथड कहलाता है। हमारे देश में आपको याद होगा, मालूम होगा कि एक सेंसस बोर्ड है जो हर 10 साल में जनसंख्या काउंट करता है। लास्ट टाइम 2011 में हमारा सेंसस काउंट हुआ था, देश की आबादी काउंट हुई थी। उसके बाद 2021 में होना था, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना की वजह से 2021 में ये काउंट नहीं हो पाया। सरकार अब प्लान कर रही है कि अब 2025 में हम दोबारा सेंसस करा सके, देश की जनसंख्या को काउंट कर सके। तो बेटा ये हर 10 साल में एक्टिव होता है, लेकिन आपको मैंने पिछली वीडियो बताया था कि एक ऐसा डिपार्टमेंट भी हमारे देश में जो हर साल आंकड़े इकट्ठे करता है, दैट इज NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल डेटा इकट्ठे करता है। जब भी किसी भी तरह के डेटा की जब सरकार को जरूरत होती है तो सरकार उस तरह के आंकड़े इकट्ठे करती है। फिलहाल अपने टॉपिक पे लौटते हैं। सेंसस मेथड क्या होता है? व्हेन द स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन is conducted wherein the data is collected from the each and every element। अभी कहा था कि पॉपुलेशन में, आबादी में, जिसके बीच में भी हम डेटा इकट्ठे कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति के पास जब हम जाके आंकड़े इकट्ठे करते हैं तो उसको हम सेंसस मेथड कहते हैं। और वही बात बेटा यहां ध्यान से देखो, हाईलाइट करके कह दिया, ईच एलिमेंट, each and every element of the population, it is known as the census method। I hope डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। सेंसस मेथड का मतलब है कि हमारी पॉपुलेशन में जितने भी एलिमेंट है, जितने भी लोग हैं, हर किसी के पास जाके हम जब डेटा इकट्ठे करते हैं तो सेंसस मेथड कहलाता है। अब बात करेंगे बेटा इसका फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। देखिए मेरिट्स क्या है सेंसस मेथड के। सबसे पहला फायदा क्या है? इंटेंसिव स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। जब आप किसी पॉपुलेशन, देखो डेटा इकट्ठे करना है तो किसी भीड़ में जाना होगा, किसी लोगों के बीच में जाना होगा, उसी को हम पॉपुलेशन कह रहे हैं। तो जब आप सेंसस सॉरी जब आप सेंसस मेथड से लोगों की इंफॉर्मेशन को इकट्ठे करते हैं तो आप हर एक एलिमेंट के पास जाते हैं, हर एक डेटा के पास जाते हैं, हर एक व्यक्ति के पास जाते हैं, तो आपको जो वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी बहुत ही इंटेंसिव स्टडी, बहुत ही बारीकी वाली स्टडी, बहुत ही बारीकी स्टडी आपको उसमें मिल जाएगी। अगला क्या है? हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। मतलब जब आप हर एक व्यक्ति के पास जाएंगे तो एक एक इंफॉर्मेशन आप बिल्कुल सच सच लेकर आएंगे, बिल्कुल 100% एक्यूरेट होगा और 100% क्या होगा? रिलायबल होगा। रिलायबल का मतलब क्या होता है? विश्वसनीय, आप उसे विश्वास कर सकते हैं। अगला क्या फायदा है? सुटेबिलिटी ऑफ द मेथड। ये मेथड सुटेबल कहां के लिए है? वहां के लिए मेथड है वेयर द पॉपुलेशन आर नॉट होमोजीनियस। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है 100% सेम। अगर पूरी पॉपुलेशन 100% सेम है तो वहां के लिए सेंसस मेथड सुटेबल नहीं है। सेंसस मेथड कहां के लिए सुटेबल है? जहां पे 10 तरह के लोग रहते हो, तभी जाके हर किसी एक के पास जाके उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का फायदा है। अगर सारे के सारे होमोजीनियस हैं, इसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं समरूप, कि सबके रूप जो हैं वो एक जैसे हैं। अगर ऐसी पॉपुलेशन है तो किसी एक व्यक्ति से भी अगर हमने इंफॉर्मेशन ले ली, वही इंफॉर्मेशन सबकी होगी, तो ऐसे में सेंसस मेथड सुटेबल नहीं होता। सेंसस मेथड कहां के लिए सुटेबल होगा? वेयर द पॉपुलेशन आर नॉट होमोजीनियस, जहां पे पॉपुलेशन एक जैसी ना हो, अलग अलग हो। अगला क्या कहता है? पॉपुलेशन आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। और वहां के लिए सुटेबल है जहां पे डेटा इकट्ठा करना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा मतलब अजीब है, बड़ा अलग अलग वैरायटी की इंफॉर्मेशन है, तो वहां पे खुद जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ही ज्यादा सुटेबल होता है। तो सेंसस मेथड के फायदे क्या है? एक बहुत ही इंटेंसिव स्टडी मिलती है पॉपुलेशन की। दूसरा हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबल है। तीसरा क्या है?
कि ये वहां पे काम करेगा जहां पे डेटा होमोजीनियस ना हो, जहां पे पॉपुलेशन होमोजीनियस ना हो, अलग अलग तरह की पॉपुलेशन हो। और उसके बाद क्या काम करेगा, वहां पे काम करेगा जहां पे नेचर जो है, डेटा का नेचर जो कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, जहां पे डेटा बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब बड़े आड़े टेढ़े डेटा मिलेंगे, वहां पे जाके सेंसस मेथड ही काम करेगा। अगला क्या बेटा, डीमेरिट्स क्या है सेंसस मेथड के। सबसे पहला एक्सपेंसिव। सोचो ये जनगणना जो होती है हर 10 साल में, तो आपके गली मोहल्ले में, आपके घर पे, जो आपके आसपास के जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, उनके टीचर आते हैं आपके पास डेटा इकट्ठे करने के, सरकार उन्हीं को ये काम दे देती है। तो हर एक टीचर को अलग से पैसे देने पड़ते हैं। तो सेंसस जो होता है बड़ा ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। अगला क्या है, नीड मोर टाइम एंड मैन पावर। इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसके अंदर टाइम भी ज्यादा लगता है और मैन पावर भी ज्यादा लगती है और पैसा भी ज्यादा लगता है। ये सेंसस मेथड हर तरह से महंगा है, पैसे से भी महंगा है ना, मैन पावर से, मेहनत से भी महंगा है ना। और दूसरी बात, इसके अंदर क्या कहते हैं, ये एफर्ट्स भी बहुत लगाने पड़ते हैं इसके अंदर। तो हर तरह की से ये महंगा मेथड है। अगला क्या, इन एप्लीकेबल। कहां पे ये एप्लीकेबल नहीं है, इनफिनाइट पॉपुलेशन। समझो ध्यान से, डीमेरिट्स क्या है, ऐसी पॉपुलेशन जो इन्फिनिटी हो। इन्फिनिटी का मतलब पता है ना, जहां पे कोई एंड ही ना हो। अगर कोई ऐसी पॉपुलेशन है तो वहां पे सेंसस मेथड भी फेल कर जाता है। हमें मालूम है सेंसस मेथड, हम केवल इंडिया के बाउंड्री के अंदर अंदर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इंडिया की बाउंड्री के अंदर अंदर, तो हमें एक लिमिट पता है। लेकिन अगर एक ऐसी कोई पॉपुलेशन है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, तो वहां सेंसस मेथड भी काम करना बंद कर देता है। इसलिए ये डीमेरिट्स है कि इन्फिनिटी पॉपुलेशन में ये काम नहीं करता। आइए भी 2 मेरिट्स और 2 डीमेरिट्स आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगला क्या है, 2 नंबर का टॉपिक है। अगला आता है कौन सा मेथड है बेटा, अगला है सैंपल मेथड। सैंपल मेथड, सैंपलिंग मेथड क्या होता है, देखो डेफिनेशन से बेटर है कि आप ऐसे समझ लीजिए कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, सारी पॉपुलेशन एक जैसी है। जैसे स्कूल में जब आप प्रेयर में खड़े होते हैं, प्रेयर की लाइन में खड़े होते हैं, तो सभी स्कूल के बच्चे की एक ही जैसी ड्रेस होती है। अब उसमें से जो बच्चा एक कंप्लीट ड्रेस पहन कर आया, जिसकी टाई बेल्ट शूज शर्ट पैंट सब बिल्कुल वेल ड्रेसअप है, उसको स्टेज पे खड़ा कर दिया गया और कह दिया गया कि बच्चे आप सबको इसी तरीके से ड्रेस पहनकर आनी है। मतलब वो बच्चा एक पॉपुलेशन में से निकाल के सामने खड़ा कर दिया गया और उसको एज अ सैंपल के तौर पर, आप सबको दिखा दिया गया कि आप सबकी ड्रेस इस बच्चे की तरह होनी चाहिए। तो जब हम पॉपुलेशन में किसी एक एलिमेंट को निकाल लें जो कि पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो, उसको हम सैंपल मेथड कहते हैं। अब डेफिनेशन पढ़ लीजिए। व्हेन सम, क्या कहता है, ध्यान से देखिए, कहता है व्हेन सम रिप्रेजेंटेटिव आइटम ऑफ अ पॉपुलेशन आर सिलेक्टेड। पॉपुलेशन के अंदर में से किसी एक आइटम को हमने सिलेक्ट कर लिया जो रिप्रेजेंटेटिव बने, एंड डेटा कलेक्टेड फ्रॉम दीज आइटम आर यूज्ड फॉर द एनालिसिस। उस डेटा को उठाकर हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में एनालाइज करें, है ना। दिस मेथड इज नोन एज सैंपलिंग मेथड। दिस मेथड इज नोन एज सैंपलिंग मेथड। आप इसको सैंपलिंग मेथड कहेंगे। भीड़ में से एक एलिमेंट को निकालना और ऐसे एलिमेंट को निकालना जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो, उसको हम सैंपल कहते हैं। आगे ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट क्या है। अब सैंपल मेथड के फायदे क्या है बेटा, एग्जाम में आपसे यही पूछेगा, फायदे नुकसान सुटेबिलिटी, है ना। 2-3 चीज पूछेगा कि ये मेथड क्या है, ये सुटेबल कहां के लिए है, इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। तो देखिए क्या है, सबसे पहला सैंपल मेथड का फायदा क्या है, रिड्यूस कॉस्ट। देखो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सेंसस मेथड में हर एक एलिमेंट के पास जाकर आपको इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी। अब जैसा आपको होमवर्क मिला कि जाइए आप अपने गांव में जितने रिलीजन के लोग हैं, इंडिया में मेजोरिटी 2-3 रिलीजन है, 2-3-4 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आपके गांव में कह दिया गया कि जाइए और आप अपने एरिया में से लोगों के सैंपल लेकर आइए कि हिंदू का ड्रेसअप कैसा है, मुस्लिम का ड्रेसअप कैसा है, क्रिश्चियन का ड्रेसअप कैसा है। आपने किसी एक व्यक्ति की फोटो खींच ली और आपने प्रोजेक्ट में लगा दिया कि हिंदू व्यक्ति का ड्रेसअप ऐसा है, मुस्लिम व्यक्ति का ड्रेसअप ऐसा है। डेट मीन आपने क्या किया, एक व्यक्ति की फोटो लगाकर आपने पूरे समाज को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये बहुत ईजी होता है ना, आपका कॉस्ट बहुत छोटा हो गया। लेकिन अगर यही कहा जाता नहीं, हर एक व्यक्ति की फोटो खींच के लाइए और बताइए कि वो जो व्यक्ति है उसका सैंपल, उसका ड्रेसअप कैसा है, तो आपको बहुत सारी फोटो खींचनी पड़ती, वो महंगा पड़ जाता। तो सैंपल मेथड क्या है, इजी है और क्या है, कॉस्ट इसकी कम है। अगला क्या है, ग्रेटर स्पीड। अब जब सैंपल मेथड के द्वारा आप जब डेटा कलेक्ट करेंगे तो स्पीड बहुत जल्दी कलेक्ट हो जाएगी, मतलब आपकी इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी कलेक्ट हो जाएगी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रेटर एक्यूरेसी। ग्रेटर एक्यूरेसी का मतलब क्या, देखो 100% एक्यूरेसी नहीं होगी लेकिन ग्रेटर एक्यूरेसी होगी। क्यों, क्योंकि जो डेटा आपने उठाया है सैंपल के तौर पे, जैसे आप इसका एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं, आपके घर में खाना बन रहा है, फॉर एग्जांपल राइस बन रहे हैं, चावल बन रहे हैं, तो क्या चावल का पक जाने के बाद क्या चावल के हर एक दाने को छू के आप देखते हैं कि चावल पका है या नहीं, एक दाना छू के पकता है, उठा के देखते हैं ना,
वो गल गया, डेट मीन चावल पक गए। डेट मीन उस पूरे पॉपुलेशन में से किसी एक दाने को निकालकर आपने चेक किया, वो उसने पूरे सभी दाने को रिप्रेजेंट किया कि जितने टाइम से ये दाना पक रहा था उतने टाइम से सभी दाने पक रहे थे। तो वो क्या कर रहा है, पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब कोई भी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो हाल उस एक दाने का है वही हाल सभी दानों का होगा। इसलिए आप कह सकते हैं इसमें 100% एक्यूरेसी तो नहीं है, लेकिन ग्रेटर एक्यूरेसी मिलेगी आपको। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्या, ग्रेटर स्कोप। ग्रेटर स्कोप का क्या मतलब है, अगर इंफॉर्मेशन ऐसी है जहां पे सैंपल मेथड यूज किया जा सकता है, आपका काम बहुत जल्दी जल्दी होगा और अपने काम में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए इस मेथड को यूज करने में आपका स्कोप भी क्या है, बहुत ज्यादा है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का मतलब यहां पे ये कहना चाह रहा है कि अगर आप डेटा कलेक्शन के काम से जल्दी निपट गए तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है प्लानिंग, है ना, ऑर्गेनाइजिंग, ये सब आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, ये सारी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारे काम पे वो फोकस कर सकते हैं क्योंकि यहां पे डेटा कलेक्शन में टाइम बच गया। आपने कौन सा मेथड यूज किया है, सैंपल मेथड यूज किया है। तो इसमें क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कन्वीनियंस हो जाता है, वो और किसी काम पे भी ध्यान दे सकते हैं। अगला क्या है, साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच का मतलब यह है कि आप अपनी बुक में देख सकते हैं कि जब डेटा आपका 100% या ऐसा होता है जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो आप उससे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रिजल्ट निकाल सकते हैं। आप उस एक रिप्रेजेंटेशन से या उस एक डेटा से पूरे समाज के बारे में साइंटिफिक कल्चर या उनका बिहेवियर को समझ सकते हैं। जैसे एक बंदा ड्रेसअप जिस तरीके, जैसे मान लीजिए हम ऐसे कहते हैं कि भाई कश्मीर में रहने वाले लोगों का ड्रेसअप कैसा होता है, तो आपने एक बंदे की फोटो खींच ली, तो आप उस फोटो से ये बता सकते हैं कि भाई वहां का ड्रेसअप स्टाइल जो है वो इस प्रकार का है। फिर ड्रेसअप से आप वहां के मौसम के बारे में पता कर सकते हैं कि ड्रेसअप अगर ऐसा है कि वो पूरे शरीर को ढक के रखते हैं, मतलब वहां पे ठंड होगी। तो ऐसे कुछ साइंटिफिक कंक्लूजन आप उसके अंदर से निकाल सकते हैं। वैसे आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता दूं कि ड्रेसअप, लैंग्वेज और फूड, ध्यान से समझना, ड्रेस, लैंग्वेज और फूड, ये तीन आइटम ऐसे होते हैं जो ज्योग्राफी पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं, ज्योग्राफी पे, कि आप कहां के रहने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों की गलतफहमी होती है कि ये रिलीजन पे मैटर करता है। बिल्कुल मैटर नहीं करता बेटा। अगर ऐसा होता है, जैसे हमारे देश में गलतफहमी चलती है कि जो उर्दू है, उर्दू एक रिलीजियस लैंग्वेज है। नहीं बेटा, उर्दू एक रिलीजियस लैंग्वेज नहीं है, उर्दू एक ज्योग्राफिकल लैंग्वेज है। अगर उर्दू केवल और केवल मुस्लिम लैंग्वेज होती तो चाइना में भी मुस्लिम है, सऊदी अरब में भी मुस्लिम है, वो भी उर्दू बोलते हैं, लेकिन वो अरबी बोलते हैं। अपने इंडिया में देख लो, अगर उर्दू एक रिलीजियस लैंग्वेज होती तो नीचे साउथ का तमिल का जो मुस्लिम है वो तमिल क्यों बोल रहा है, वो भी उर्दू बोलता। उर्दू जो है भारत की ही यूपी पे ही उजागर हिंदी और संस्कृत से, अरबी और हिंदी का मिक्सचर भाषा जो है वो उर्दू है, इसी भारत में उसने जन्म लिया है। ठीक है, उसी तरीके से जो ड्रेस है मौसम के हिसाब से होता है, जिस एरिया का मौसम जैसा होगा वो सके वैसा ड्रेसअप होगा। साउथ में नीचे गर्मी ज्यादा होती है, जैसे देखा होगा किसी हर मूवी में, साउथ में लोग व्हाइट कपड़े ज्यादा पहनते हैं, कश्मीर की तरफ ठंड ज्यादा होती है तो इसलिए मोटे कपड़े पहनते हैं। उसी तरीके से फूड भी डिपेंड करता है बेटा। फूड भी, साउथ का फूड अलग है, नॉर्थ का फूड अलग है, साउथ का और ईस्ट वेस्ट का फूड अलग है। तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है, ज्योग्राफी पे। ठीक है, रिलीजियस पे मैटर नहीं करती, लैंग्वेज पे मैटर नहीं करती। और लैंग्वेज भी, हाँ एक और चीज, लैंग्वेज भी क्या करती है बेटा इसमें, वो भी ज्योग्राफी पे डिपेंड करती है। आपके खैर नॉलेज के लिए था, तो साइंटिफिक अप्रोच निकाल सकते हैं। इसमें क्या है, डिटेल्ड इंक्वायरी। अगला पॉइंट है डिटेल्ड इंक्वायरी। क्या कहना चाह रहा है डिटेल्ड इंक्वायरी, समझिए। जब आप इस तरह से कोई डेटा इकट्ठा करते हैं जो सैंपल मेथड में होता है कि आपने 100 लोगों में से किसी एक को चुन लिया, एक व्यक्ति को चुन लिया और आपने सैंपल बता दिया, तो उस सैंपल के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे आप उसकी डिटेल इंक्वायरी करके पूरी पॉपुलेशन के बारे में जान सकते हैं कि पूरी पॉपुलेशन इस प्रकार होगी। जैसे आज हम खुदाई करते हैं, जमीन कहीं खुदाई हुई और हमारे पुराने राजा महाराजाओं के कुछ ईंटें वगैरह निकली, कुछ बर्तन वगैरह निकले, उस पे चढ़े हुए कार्बन से, उस पे चढ़ी हुई धूल से साइंटिस्ट ये रिसर्च कर लेते हैं कि ये बर्तन कितने पुराने हैं और उस समय की सभ्यता क्या होगी, उस तरह का ड्रेसअप, उस तरफ के खाने के बर्तन या खाने के आइटम किस प्रकार के होंगे। डिटेल इंक्वायरी भी आप निकाल सकते हैं एक सैंपल के मटेरियल से, है ना। और लास्ट क्या है, एक्सपेक्टेशन एप्लीकेबिलिटी। मतलब ये है कि हर जगह ये अप्लाई नहीं हो सकता, जहां जहां पे ये सुटेबल है केवल आप वहां वहां अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। मैरिट्स, आगे बढ़ते हैं बेटा डीमेरिट्स पे। आखिर सैंपल मेथड के डीमेरिट्स क्या हैं, ध्यान रखिए एग्जाम में डीमेरिट्स पे ज्यादा फोकस करता है। सैंपल मेथड के डीमेरिट्स ये है कि डिफिकल्ट टू अचीव, डिफिकल्ट टू अचीव, डिफिकल्ट टू अचीव, ध्यान दीजिए, डिफिकल्ट टू अचीव सेंट% एक्यूरेसी। ये सेंट% एक्यूरेसी क्या होता है, आपने हिंदी में एक वर्ड सुना होगा, 100%।
मतलब 100%, उसी को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं सेंट परसेंट, यानी परसेंट जो है ना, आप याद है अमेरिका में डॉलर चलते हैं और डॉलर का छोटा हिस्सा सेंट होता है, सेंट। यहाँ रुपया और पैसा चलता है, 1 रुपया में 100 पैसे, वैसे 1 डॉलर में 100 सेंट। तो 100 जो है वो परसेंटेज को भी शो करता है। तो जब शब्द आता है ना परसेंट, ये मतलब क्या होता है, हर एक सेंट के कंपैरिजन में हर एक पैसा, जो अमेरिका का पैसा है सेंट, हर एक पैसे, हर एक सेंट के इसलिए कहा जाता है परसेंट। तो यहां वही वर्ड कहा गया कि डिफिकल्टी टू अचीव सेंट परसेंट एक्यूरेसी। जो सैंपल मेथड हम यूज करते हैं उसमें 100% एक्यूरेसी नहीं होती, क्योंकि देखो जो मैंने स्कूल वाला एग्जांपल दिया था कि स्कूल के बच्चे को एक खड़ा किया स्टेज पे कि सबकी ड्रेस ऐसी होनी चाहिए, तो अब देखो हर बच्चे की ड्रेस तो ऐसी नहीं होगी, हो सकता है किसी का आई कार्ड में से है, किसी का बेल्ट में से है, कि कोई सॉक्स दूसरी पहन कर आया है, कई बार ऐसा होता है कि गलती से कोई ड्रेस ही दूसरी पहन के चला आता है ना। तो पूरे सैंपल के बारे, पूरी पॉपुलेशन के बारे में वो 100% इंफॉर्मेशन नहीं देता। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सैंपल, अभी जो मैंने एग्जांपल बताया उसमें यही बात सीधा आती है, क्या कि जो रिप्रेजेंटेटिवनेस है, वो जो बच्चा वो जो स्टेज पे खड़ा है वो पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट तो कर रहा है, लेकिन पूरे स्कूल के बच्चे 100% सेम उसी ड्रेसअप पे नहीं होंगे, तो पूरे स्कूल का रिप्रेजेंटेशन 100% तरीके से नहीं हो पा रहा, इसलिए हम क्या कहेंगे, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस। आगे क्या है, बायस्ड, बायस्ड इन द सिलेक्शन ऑफ सैंपल, मतलब क्या है, बायस का मतलब होता है पक्षपात, बायस का मतलब पक्षपात, मतलब जब आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हो तो हो सकता है कि आप वो सैंपल कलेक्ट करें जो आपके लिए ज्यादा सुटेबल है, डेटा के लिए ज्यादा सुटेबल ना हो। आपसे कहा गया कि आप एक ऐसे बच्चे को स्टेज पे खड़ा कीजिए जो पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट करता हो, तो आपने अपना फेवरेट स्टूडेंट लाके खड़ा कर दिया, आपने पक्षपात किया कि आपको जो बेस्ट लग रहा है, आपका जो फेवरेट स्टूडेंट है, आपने उसको लाके खड़ा कर दिया, तो उसी को कहते हैं बायस्ड होना। तो जब इस तरह के रैंडम सैंपलिंग जब होती है, जब हम किसी को सैंपल कलेक्शन करते हैं, तो हमारा बायस्ड होना हो सकता है कि जो डेटा कलेक्ट किया गया हो सकता है बायस्ड हो, ठीक है। तो बायस्ड इन द सिलेक्शन ऑफ सैंपल। आगे क्या, लैक ऑफ स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड नॉलेज, लैक ऑफ स्पेस। अब देखो जब हम डेटा इस तरह से कलेक्ट करते हैं, वो एक इंफॉर्मेशन जो एक डेटा है पूरे पॉपुलेशन के बारे में रिप्रेजेंट करता है, तो कई बार क्या होता है कि उसके अंदर जो हमने सैंपल चूज किया है, कई बार गलत सैंपल चूज कर लिया होगा, तो पूरे पॉपुलेशन के बारे में वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं दे पाता। हो सकता है डेटा कैसे हो, 100% सेम ना हो, किसी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें आती हो, कैरेक्टर उनके डिफरेंट डिफरेंट हो, हर आबादी का कैरेक्टर, हर व्यक्ति का कैरेक्टर अलग अलग हो। अब ये बच्चा जो है जो स्टेज पे खड़ा है अच्छी ड्रेस पहन के और नेचर भी इसका अच्छा है, दैट डजंट मीन कि स्कूल में जितने बच्चे सबका नेचर अच्छा हो। तो कई बार ऐसा भी होता है कि लैक ऑफ स्पेसिफाइज नॉलेज के बिना हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। अगला क्या है, नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस का मतलब क्या, अलग अलग। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा, हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, अलग अलग। अगर ऐसी कोई पॉपुलेशन है जिसमें हर एक व्यक्ति अलग अलग है, तो वैसे अलग अलग पॉपुलेशन के लिए ये सुटेबल नहीं है। आई होप यहां तक बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब इस वीडियो का एक एंड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है, सेंसस मेथड और सैंपल मेथड का डिफरेंस, जो एग्जाम में आपसे 3 से 4 नंबर का पूछता है। तो एक बार फटाफट खत्म करते हैं। क्या कहता है इसके अंदर सेंसस मेथड, कि एक्सटेंसिव इंक्वायरी इज कंडक्टेड एट ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन। जो आपने इससे पहले पढ़ा था वही बता रहा है कि सेंसस मेथड में बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव इंक्वायरी होती है, ईच एंड एवरी पॉपुलेशन, ईच एंड एवरी पॉपुलेशन को आप स्टडी करते हैं। इसमें क्या होता है, लिमिटेड इंक्वायरी इज कंडक्टेड एज ओनली अ फ्यू यूनिट ऑफ अ पॉपुलेशन आर स्टडीज। आप केवल क्या करते हैं, कुछ ही पॉपुलेशन को क्या करते हैं, आप स्टडी करते हैं, सारी पॉपुलेशन की स्टडी नहीं करते हैं। अगला क्या, इकोनॉमी। इकोनॉमी का क्या मतलब है कि इट रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे सस्ते और महंगे से है। तो जो सेंसस मेथड होता है उसके अंदर पैसा भी ज्यादा लगता है, टाइम भी ज्यादा लगता है और लेबर भी ज्यादा लगती है। यहाँ पे क्या है, इसमें पैसा कम लगता है, टाइम भी कम लगता है और लेबर भी कम लगती है, ये रिलेटिवली सस्ता होता है। आगे क्या है, सुटेबिलिटी। ये कहाँ के लिए सुटेबल है, ये वहां के लिए सुटेबल है जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन कैसी हो, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब अलग अलग हो। सैंपल मेथड वहीं पे, सॉरी सेंसस मेथड वहीं के लिए ज्यादा सुटेबल है, सेंसस मेथड जहां पे पॉपुलेशन का कैरेक्टर जो है वो अलग अलग है, अलग अलग तरह के लोग रहते हो, तो वहां पे हमें सेंसस मेथड में जाके यानी हर एक व्यक्ति के पास जाके डेटा कलेक्ट करना चाहिए। ये क्या है, इट इज मोर सुटेबल फॉर द पॉपुलेशन वेयर द होमोजीनियस इन नेचर। ये उनके लिए ज्यादा बेटर है सैंपल मेथड, जहां पे सारी पॉपुलेशन एक जैसी हो, तो वहां पे एक सैंपल उठा लेते हैं हम और कहते हैं ये जिस तरीके से पूरी पॉपुलेशन उस तरीके से। आगे क्या कहता है, रिलायबल एंड एक्यूरेसी। अगर आपने इससे पहले वाले पेज समझ में नहीं आया तो इस डिफरेंस को समझ लो, एग्जाम में पक्का 3 नंबर का आ जाएगा। क्या है, रिजल्ट आर क्वाइट रिलायबल। अब भाई सेंसस मेथड में तो विश्वास करना बनता है,
सेंसस मेथड में, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, खुद ही डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो रिलायबल है। एंड एक्यूरेट अंडर द सेंसस मेथड, ये रिलायबल है, विश्वास करने लायक है, और एक्यूरेट भी है क्योंकि हर एक व्यक्ति आपने खुद कलेक्ट किया है। और दूसरा क्या है, सैंपलिंग मेथड, अंडर सैंपलिंग मेथड रिजल्ट आर लेस रिलायबल एंड एक्यूरेट, जो रिजल्ट है वो कैसा है, लेस एक्यूरेट, क्योंकि आपने सैंपल मेथड यूज किया है। तो मतलब सेंसस और सैंपल में देख रहे हैं, एक्यूरेसी के मामले में ये अच्छा है, एक्यूरेसी के मामले में ठीक नहीं है। पैसों के मामले में ये महंगा है, ये सस्ता है ना। आगे देखिए लास्ट का, नेचर ऑफ एरर, एरर ज्यादा किस में मिलेंगे, एरर आपको देखिएगा इन सेंसस मेथड द ओनली एरर दैट मे अराइज इन द कलेक्शन ऑफ डेटा इज एरर ऑन द बायस। इसमें केवल एक ही गलती हो सकती है कि जो आपने डेटा उठाया है या जो डेटा आपने कलेक्ट किया है सेंसस मेथड में, हो सकता है वो बायस्ड हो, क्योंकि आप हर व्यक्ति के पास खुद जा रहे हैं, तो हो सकता है आप में अगर बायस्ड हैं, तो आप अपने हिसाब से डेटा नोट करेंगे, ठीक है। लेकिन सैंपल मेथड क्या है, सैंपल मेथड गिव राइज टू एरर ऑन द सैंपलिंग पार्ट ऑफ द एरर और बायस, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, मे अराइज इन द कलेक्शन, यहां तक आप बायस हो सकते हैं यहाँ पे डेटा कलेक्ट करने में, और यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कैसा हो सकता है कि आपने जो सैंपल कलेक्ट किया है उसमें भी हो सकता है कि आप बायस्ड हो, है ना मतलब दोनों में बायस्ड होने के या दोनों में एरर होने के चांसेस हैं। अगला क्या है, ऑर्गेनाइज इन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज एंड सर्वाइव ऑफ द सेंसस मेथड, सेंसस मेथड बड़ा मुश्किल है ऑर्गेनाइज करना और सर्वाइव करना, जबकि सैंपल मेथड क्या है, ऑर्गेनाइज करना और सर्वाइव करना बहुत ईजी है। तो बेटा आपने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं ये 2 से 3 नंबर के आपके टॉपिक में आता है। अब बेसिक डिफरेंस क्या है, सेंसस मेथड और सैंपल मेथड में आपसे डिफरेंस पूछता है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको हमारे चैनल से जरा से भी वर्थ मिलती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों तक हमारे चैनल को पहुंचाएं ताकि क्वालिटी एजुकेशन हर किसी तक पहुंचे। मिलते हैं हम आपसे इसी चैप्टर के इसी पार्ट के नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।